देखिए, आज हम आप सबको एग्ज़ाम 2025 नज़दीक भी है। एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम क्लास 10th में मैथ चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड पेपर में आते हैं और पूरी उम्मीद है कि 2025 के बोर्ड पेपर में भी आने की पूरी उम्मीद है। तो आज हम आप सबको यूपी बोर्ड 2025 के हिसाब से मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। टॉप 25 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। मैथ के हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन आज करा रहे हैं। उस 25 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से देखिए और समझिए। एकदम सेम टू कॉपी प्रश्न रहेंगे एकदम बोर्ड एग्जाम में आपके, जिनमें से हमने 2 प्रश्न आपको उतार लिए हैं। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं और समझते हैं। थोड़ा आसानी से समझिएगा, आप सब समझने का पूरा काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मासा, जिसे हम लोग इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। दिया गया है कि मासा 99, 2 संख्या है। 99 और 153 का मासा 9 है। 99 और 153 का मासा 9 है। तो लासा मतलब LCM ज्ञात करना है। लासा मतलब LCM बताना है 99 और 153 का। 2 संख्या है 99 और 153। 99 और 153 का जो मासा दिया है वो 9 है और हमसे पूछ क्या रहा है, लासा पूछ रहा है। लासा ज्ञात कीजिए। तो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपके अंक चेंज रहेंगे, मगर प्रश्न ऐसे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम सब एक फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। कहने का मतलब है मासा गुणे लासा। पहली संख्या हमारी जो है 99 है, दूसरी संख्या 153 है। HCF हमें दिया है 9 दिया है। हमें LCM बताना है। क्या बताना है? LCM बताना है आपको। हमने 9 से भाग किया, 9 एकम 9, 9 एकम 9। आपका क्या बच रहा है? LCM। आप 11 से गुणा करिए। 11 33 के 3 हासिल लगा 3, 11 पछे 55, 55 3 58 के 8 हासिल लगा 5, 11 एकम 11, 11 5 16। तो आपका जो LCM आ गया वो आपका 1683 आ गया। क्या आ गया? 1683 आ गया। तो पहले क्वेश्चन पे आपको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? पहली संख्या और दूसरी संख्या बताया है, HCF भी बताया है, तो LCM पूछ रहा है। कभी कभी होगा आपको पहली संख्या बता देगा, दूसरी संख्या नहीं बताएगा। HCF बता देगा और LCM बता देगा, तो आपसे कौन सा पूछेगा? दूसरी संख्या पूछ लेगा। कभी कभी होगा आपको दूसरी संख्या बता देगा, HCF और LCM बता देगा, तो आपसे कौन सी संख्या पूछेगा? पहली संख्या पूछेगा। और कभी होगा आपसे क्या पूछेगा? वो पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, LCM भी दे दे, और क्या पूछ लेगा? HCF। कहने का मतलब है इस प्रश्न पे हमसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न, जिनमें से एक प्रश्न हमारा ये हो गया। एकदम नॉर्मल तरीके से लगाना है, इसी फार्मूले पे लगाना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, ये पूरा मान हमारे बराबर है cos थीटा के। किसके बराबर है? cos थीटा के। तो हमसे थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? थीटा का मान पूछ रहा है। 2 रहने दीजिए आप। cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो आप ऐसे लिखेंगे 1/√2, ऊपर से होल स्क्वायर, माइनस 1, किसके बराबर है? cos थीटा। अब आप 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1, √2 का वर्ग करेंगे 2, माइनस 1, किसके बराबर? cos थीटा के बराबर। 2 से 2 कट गया,
1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। 1 से 1 घटाने पे क्या आ गया? 0। अब एक चीज याद रखिएगा, इस तरफ कास है, इस तरफ क्या है? कास है, तो इस साइड का जो मान होगा वो भी कास में होना चाहिए। इधर कास है तो मान भी किस में होना चाहिए? कॉस में होना चाहिए। अगर इस साइड साइन है तो उस साइड भी क्या होना चाहिए? साइन में होना चाहिए। अगर इस साइड टैन है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए? टैन होना चाहिए। तो कास के सामने 0 जो है, कास 90 का मान है। कास के सामने जो 0 है, कास 90 का मान है। कॉस थीटा, कास से कास कट गया तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से ना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप इसको नोट करें, हम आपको ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन पूरे कराएंगे। देखिए आप लोग, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, बिंदुओं 4 कामा वाई और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। तो y का मान बताना है। किसका मान बताना है? y का। यानी इस समय हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बिंदुओं में हम लोग बोलते हैं x1 कामा y1, x2 कामा y2, x2 कामा y2। अगर आप ध्यान देंगे तो दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो दूरी है वो 10 है। x2 का मान 12 है, x1 का मान 4 है, होल स्क्वायर। y2 का मान 3 है, y1 का मान y है, पूरे का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप तो 10 100, इस तरफ आपका करड़ी हट जाएगा। 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 ढाई 64, इधर बच रहा 3 माइनस वाई, पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। उस साइड बच रहा है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे 36 आएगा, 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, आप इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगा। आप अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ करड़ी लग जाएगा, उधर बचेगा 3 माइनस वाई। 36 का वर्गमूल 6, तो वर्गमूल जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी आता है। तो 36 का वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 6, किसके बराबर है? 3 माइनस वाई। तो कहने का मतलब है एक बार आप प्लस 6 लीजिएगा और एक बार आप माइनस 6। तो हम पहले प्लस 6 ले रहे हैं और एक बार आप माइनस 6 ले लीजिए। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 6 घटाएंगे -3, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। 6 3 9। कहने का मतलब है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 10 मात्रक है तो y का जो मान आएगा वो 2 मान आएगा। y का मान -3 भी हो सकता है और y का मान 9 भी हो सकता है। अगर y का मान -3 यहाँ रखेंगे तब भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक ही आएगी। अगर आपने y का मान 9 रखा तब भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? 10 मात्रक ही आएगी। देखिए, इसको यहाँ से हम एक तरीके से और लगा सकते थे, उसमें आपका द्विघात समीकरण बनेगा।
क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। आप स्क्वायर ना हटाते तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाते a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप उस फार्मूले पे तोड़ते तो द्विघात समीकरण बनता। जब द्विघात समीकरण बनता तो आपको द्विघात समीकरण मॉडल से हल करना पड़ता। फैक्टर जब आप करते तो 2 मान आपका आता, तो क्या आता? 9 और -3 आता। इधर आ जाइए, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 आपका। बिंदु x, y, बिंदु x, y बिंदुओं या 2 बिंदु दिया है हमको, जो हमारा x, y है, ये बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, यानी ये वाला बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। कहाँ पर है? समान दूरी पर है। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। x और y में क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम सब इसको। ये बिंदु है 3, 6, अगला बिंदु है -3, 4। दोनों बिंदुओं का अगर ये मान लिया मध्य बिंदु P है, ये A है और ये B है, ये है हमारा x, y। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि जो ये बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होना चाहिए। तो P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको बोल दो x1 और y1, क्योंकि हमें संबंध बताना है। इधर हमने बोल दिया x2, y2, उस साइड में x2, y2 बोल दिया। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। PA की दूरी बराबर, PA की दूरी बराबर PB की दूरी, PB की दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो दूरी का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करड़ी से करड़ी आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप एक बात समझिएगा, x2 और x1, y2 और y1 का जो मान है वो आपको PA की दूरी का लेना है। किसकी दूरी का लेना है? PA का। और इधर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 किस दूरी का लेना है? PB का लेना है। तो आप P और A की देखो, x2 का मान 3 है, x1 का मान x है होल स्क्वायर, y2 का मान 6 है, y1 का मान y है होल स्क्वायर। अब आप PB की दूरी को लीजिएगा, P से B की तरफ का। x2 का मान -3, x1 का मान x ऊपर से होल स्क्वायर, y2 का मान 4, y1 का मान -y होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब अगर आप देखेंगे हम लोग इसको फार्मूले लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर। ये तो आप इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है, तो आप माइनस को कॉमन कर लो। जैसे ही आप माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस बाहर जाना चाहेगा तो अपना पावर लेगा। माइनस बाहर तो जाएगा मगर अपना पावर लेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, बाहर जाने पे पावर लेगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस कॉमन करने पे ये दोनों तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या बनेगा? 3 + x का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। अब आप इसमें फार्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 त्रिक 9 प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 तिहाई
6x प्लस का चिन्ह, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 छंग 36 प्लस बी स्क्वायर, तो b आपका y है, y स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 6 है, b का मान y है, 2ab 6 दूनी 12y। जैसे आप इस तरफ फार्मूला लगाए हैं सेम उधर भी ऐसे ही लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 2ab, a का मान 3, b का मान x, 3 दूनी 6x प्लस का चिन्ह, 4 चौ 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 4, 4 दूनी 8y। हमने इन सबको फार्मूले पे तोड़ दिया, a माइनस बी के फार्मूले पे और a प्लस बी के फार्मूले पर। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया आपका, प्लस 9 से प्लस 9 कट गया भैया। बच क्या रहा है आप देखिए, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और वहाँ पहले से है 6x, ये यहाँ पहले से है और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस 8y यहाँ पहले से ही है और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पहले से 36 है और प्लस इधर आएगा तो माइनस, 36 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 20, 36 में 16 घटाएंगे 20, 6 6 12x, 12 में से 8 घटा दिया 4y, 20 बराबर 4 कॉमन कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 कॉमन हो गया तो y बचेगा, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका आ गया x और y में संबंध आ गया। हम वही प्रश्न आपको करा रहे हैं जो सबसे बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, आप लोग इनको नोट करें आप सब। देखिए अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है और 6वें नंबर क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन एकदम बोर्ड पेपर के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप एकदम देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, त्रिज्या जो है 3.5 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है। ऊंचाई कितना है 12 सेमी है। शंकु का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु की त्रिज्या हमारा है 3.5 सेमी, ऊंचाई जो है हमारा 12 सेमी है। हमसे पूछ रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए आयतन। तो आप सब याद रखिएगा शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस का फार्मूला होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर होता है। पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर होता है, जिसमें से एच शंकु की ऊंचाई है, आर शंकु की त्रिज्या है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये हो गए हमारे शंकु के संपूर्ण फार्मूले, जिसमें से हमसे आयतन पूछा जा रहा है। 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 3.5, एच का मान है 12, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35, v बराबर 22
3.5। आइए गुणा करते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक अंक बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव। 2 पंजे 10 के 0, 2 तिहाई 6 1 7, एक अंक पे दशमलव 7 बन गया। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 सेमी क्यूब। आपके शंकु का आयतन आ गया 154 सेमी क्यूब। ये आपका प्रश्न हो गया। 6वें प्रश्न को आप सब देखेंगे भैया, लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। तो अगर आप सब हमारे इसी चैनल पे देखेंगे तो हमने माध्य और माध्यिका और बहुलक को अलग अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप एक बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग माध्य का पूछा जाना 100% श्योर है। यहां से प्रश्न बनना पेपर में एकदम श्योर है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ के तैयार करें। देखिए, हमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया है 3, 10, 11, 9 और 7। हमें बारंबारता भी दिया है। अब सबसे पहले माध्य बताने से पहले माध्यमान चाहिए। माध्य बताने से पहले हमें मध्यमान चाहिए, जिससे हम लोग यक्ष बोलते हैं। 10 और 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 होता है। 20 10 30, 30 का आधा 15 होता है। 30 20 50 का आधा 25 होता है। 40 30 70 का आधा 35 होता है। 50 40 90 का आधा 45 होता है। अब हमें क्या चाहिए? fx। अब हमें क्या चाहिए? fx। यक्ष यहाँ पे है और यफ यहाँ पे है। पंक्तियाँ 15, 15 दामा 150, 25 का गुणा भी 11 में करिए तो 25 से कम 25 के 5, हासिल लगा 2, 25 से कम 25, 25 2 27, 35 का गुणा 9 में करना है तो आप 9 पचे 45 के 5, हासिल लगा 4, 9 त्रिक 27, 4 31। 45 का गुणा 7 में करना है, 7 पचे 35 के 5, हासिल लगा 3, सचोक 28, 28 3 31। अब आप बारंबारता को जोड़िए भैया, तो 10 3 13, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 13 1 14, 10 24, 24 में 9 जोड़िए तो 24 6 30, 30 3 33, 7 40। इस तरह पूरा जोड़ने पे 40 आ जाएगा। आपको fx को भी जोड़ना है। 5 5 10, 15 5 20 के 0, हासिल लगा 2, 1 1 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, हासिल 2, 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, हासिल 1 कितना हो गया? 10। और माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है? 1070, 1070 और सिग्मा f कितना है? 40। 0 से 0 कट गया, 4 से भाग करेंगे आप लोग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 4 छंग 24, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 होगा, 4 सते 28, 2 बचेगा, दशमलव लगा दिए होंगे 20 होगा, 4 पंजे 20। तो आपका माध्य आ जाएगा 26.75। समझ के आप लोग इसको नोट करेंगे। देखिए आप लोग, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 आपका है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7 यक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना। पहले आप इनके शून्यांक मतलब जो उसके मूल होते हैं, जो द्विघात समीकरण के मूल हैं, आप इनके पहले मूल ज्ञात कीजिए। जब आप इनके शून्यांक ज्ञात कर लेंगे तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। शून्यांक मतलब जो मूल होते हैं और गुणांक मतलब ये जो x स्क्वायर का गुणांक 1 है और x का गुणांक 7 है, अचर पद कितना है? 12 है। यानी जो ये गुणांक है इनको हम लोग गुणांक बोलते हैं। और शून्यांक का मतलब होता है जब ये द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे, इसके द्वारा जो मान प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम सब? शून्यांक बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले शून्यांक निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आइए सबसे पहले हम लोग इसका शून्यांक निकालते हैं। तो पहले हम लोग आगे और पीछे का गुणा करते हैं। 12 एकम 12, यानी ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तो चरत यही 12 4 3 7, तो जोड़ने पे 7 आ जाए, तो 4 3 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3x बराबर 0। एक x कॉमन, एक x बचेगा, x निकाल लिया तो 4 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन, x बचेगा, 3 चौके 12 बराबर आपका क्या है? 0। सेम चीज आप कॉमन करिए, x प्लस 3 बचा, x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस है उधर जाएगा -4 और ये प्लस है तो उधर जाएगा -3। यानी हमारे दोनों शून्यांक आ गए। एक शून्यांक हमारा -4 है, अगला शून्यांक हमारा क्या है? -3 है। तो पहले शून्यांक को हम अल्फा बोल दे रहे हैं, दूसरे शून्यांक को हम बीटा बोल दे रहे हैं। पहले शून्यांक को हमने अल्फा बोल दिया और दूसरे शून्यांक को हमने क्या बोल दिया? बीटा बोल दिया। अब शून्यांक निकाल चुके हैं, पहले आप गुणांक बताइए। पहले क्या बताइए? गुणांक। जब हमें गुणांक पता चल जाएगा तब दोनों में हम संबंध बताएंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहले गुणांक बता लें तो आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको गुणांक बताना है, तो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो a का गुणांक 1 आ गया, b का गुणांक 7 आ गया, c का गुणांक 12 आ गया। तो कहने का मतलब है दिए गए द्विघात समीकरण का शून्यांक भी निकाल लिया और गुणांक भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया? गुणांक भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? संबंध में सत्यता की जांच करना है। ये देखिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। आइए देखिए, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये फार्मूला कहना क्या चाहता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये फार्मूला हमें ये बताना चाहता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के उनके शून्यकों का योग, उनके शून्यकों का जो योग है उनके गुणांकों के, जैसे कि b वाले का गुणांक और a वाले के गुणांक के अनुपात के बराबर है। यानी शून्यांक का योगफल और गुणांक के अनुपात, b वाला गुणांक और a वाले गुणांक के अनुपात के क्या है? बराबर है। तो अल्फा का मान क्या है? -4, बीटा का मान -3, b का गुणांक 7
ए का गुणांक 1, 4 3 7, 1 से भाग करेंगे -7, तो यहाँ पे हमारा LHS किसके बराबर है? RHS। अल्फा का मान -4, बीटा का मान -3, सी हमारा क्या है? 12, ए हमारा क्या है? 1, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 1 से 12 भाग करेंगे 12, तो दोनों तरफ हमारे बराबर आ रहे हैं भैया, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं? बराबर। इसका मतलब द्विघात के समीकरण की सत्यता की क्या हो गई है? जांच हो गई है। अब आप इसको नोट करेंगे। देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर 180 है, और जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी उसमें जो छोटी संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या का कितना गुना करना पड़ेगा? 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इधर आइए, देखिए, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। हमने माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। प्रश्नानुसार जब आप जाएंगे तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दोनों संख्या के आप वर्ग करिए, फिर उनमें घटा दीजिए, कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम लोग बड़ी संख्या को आगे रखते हैं, छोटी संख्या को पीछे, क्योंकि घटाने पे प्लस में आ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है? y²। छोटी संख्या कौन है? x का स्क्वायर। यही तो कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग करके क्या कर दिया जा रहा है? अंतर कितना है? 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या x है, x का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कौन है? y है। इसका कितना गुना है? 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? सेकंड। समीकरण एक में x² का मान रखने पर, समीकरण एक में x² का मान रखने पर, समीकरण एक में x² का मान रखने पर, x² का मान है 8y बराबर 180। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। 180 एक कम 180, यानी गुणा करने पे 180 आ जाए और घटाने पे क्या आ जाए? 8। घटाने पे क्या आ जाए? 8। तो 18 दहम्मा 180, 18 दहम्मा 180, 18 में 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 18 माइनस 10, 18 एक कम 18y, माइनस माइनस प्लस 10y, किसके बराबर है? 0। एक y कॉमन, y निकल गया तो 18 बचा। इन दोनों में 10 कॉमन, 10 से भाग करेंगे 18, किसके बराबर? 0। सेम चीज कॉमन कर लीजिए आप, y प्लस 10,
ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। तो y का मान 18 भी आ गया और y का मान -10 आ गया। तो माइनस में आंसर हम सब लेते नहीं है, तो y का मान क्या आ गया 18। समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण दो में y का मान रखने पर x स्क्वायर बराबर y का मान हम लोग रखेंगे 18, 18 गुणे 8, 18 8 144, स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगेगा। 144 का वर्गमूल 12 है, जो कि प्लस और माइनस होता है, मगर हम सब प्लस में मानेंगे 12। तो कहने का मतलब है छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारा 12 है, x छोटी संख्या था 12, बड़ी संख्या हमारा y है, जो कि y का मान कितना आया है 18। इस तरीके से हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या आ गई है। अब आप इसको नोट करेंगे। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से, सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा के द्वारा जो कोण बनता है और केंद्र पर बने कोण का योग कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश होना चाहिए। केंद्र का कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये देखिए पहले आप, ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से कुछ दूरी पर, केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। हम P से स्पर्श रेखा खींचेंगे, P से क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श बिंदु हमारा किया Q और R पर। स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया, स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया, तो स्पर्श रेखाओं के द्वारा ये कोण बन रहा है, स्पर्श रेखाओं के द्वारा ये कोण बन रहा है और केंद्र पर ये कोण बन रहा है, केंद्र पे ये कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। तो एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु जो होता है वो त्रिज्या के साथ, किसके साथ, त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ, त्रिज्या के साथ। ये आपका त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो आइए देखते हैं हम सब, हमें इन दोनों कोणों का योग बताना है। अगर आप इसे देखिए, हम दो तरीके से लगा सकते हैं। दो त्रिभुज के माध्यम से लगा दें, किसके माध्यम से, दो त्रिभुज के माध्यम से लगाएंगे फिर भी आंसर आएगा। अगर आप गौर करें तो P Q O R एक चतुर्भुज है, चार भुजा है, 1 2 3 4, P Q O R चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज P Q O R में हम इस चतुर्भुज में चलते हैं।
और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो कौन कौन से कोण हैं ये देखिए, पी क्यू ओ प्लस क्यू ओ आर प्लस ओ आर पी प्लस क्यू पी आर बराबर 360 अंश। बराबर कितना है? 360। पी क्यू ओ जो है 90 है, क्यू ओ आर नहीं पता है, ओ आर पी 90 अंश है, क्यू पी आर बराबर 360 अंश। 90 90 180, क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर बराबर 360 अंश। क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर बराबर 360 में 180 घटाएंगे कितना आएगा? 180 अंश। तो क्यू ओ आर केंद्र का कोण है, क्यू पी आर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 180। यही आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पे बने कोण का क्या होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए। सवाल को नोट करेंगे आप सब। देखिए भी आप लोग, अगला प्रश्न आपका है, ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। क्या होगा? बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। हमें दो प्रायिकता बताना है कि बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। तो इधर देखिए आप सब, कुल ताश का पत्ता 52 होते हैं। बादशाह का कुल पत्ता 4 होते हैं। कुल पत्ता हमारे 52 होते हैं। 52 में से 4 पत्ता हमारे बादशाह के होते हैं। 4 पत्ता हमारे किसके होते हैं? बादशाह के होते हैं। पहला नंबर हमें बताना है, बादशाह होने की प्रायिकता। बादशाह होने की प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है भैया, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो बादशाह होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना, यानी जो घटना घटेगी। तो बादशाह कितने हैं? 4। और कुल घटना कितने हैं? 52। 4 एकम 4 4 12, यानी बादशाह होने की प्रायिकता क्या आ गया? 1/13। 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 13 बार। तो बादशाह होने की प्रायिकता क्या आ गया? 1/13। कहने का मतलब है हर 13 पत्ते पर एक बादशाह है। हर 13 पत्ते पर एक बादशाह है। तो 13 चौके 52। 52 पत्ते में कितने बादशाह आएंगे? 4 बादशाह आएंगे। दूसरा हमसे पूछ रहा है, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। बादशाह नहीं होने की प्रायिकता
बादशाह नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12/13। कहने का मतलब है हर 13 में 1 बार बादशाह होगा और हर 13 में 12 बार बादशाह नहीं होगा। आप इसको नोट करेंगे, थोड़ा समझ के नोट करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब होता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमको वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जैसे पहला मान 5 का 5, 8 5 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 15 जोड़ेंगे 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 5 जोड़ेंगे 60। तो आपके बारंबारता का योग कितना आएगा? 60। अब बारंबारता के योग को हम लोग n बराबर मानते हैं। बारंबारता के योग को हम किसके बराबर मानते हैं? n बराबर मानते हैं। तो पहले निकालिए n/2, n का मान 60/2, तो n/2 कितना आ गया? 30। तो 30 से जब जो n/2 30 आया है, इससे हम लोग माध्यिका वर्ग क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? माध्यिका वर्ग। तो 30 कहाँ पे है? तो 13 से लेकर के 13 से ज़्यादा कहाँ तक? 33 तक यहाँ पे है। 13 से ज़्यादा कहाँ तक? 33 तक। तो इस मान के अंतर्गत आपका 30 आएगा। ये हमको मिल गया माध्यिका वर्ग मिल गया। क्या मिल गया? माध्यिका वर्ग। सबसे पहले अंतराल को L1 यानी निम्न सीमा, बाद वाले को L2 उच्च सीमा, और बारंबारता में स्मॉल f और इसके जस्ट ऊपर को कैपिटल F बोलते हैं। यहाँ से मान निकला L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, स्मॉल f बराबर 20, कैपिटल F बराबर 13। हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला होता है भैया L1 प्लस L2 माइनस L1 स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F, n/2 माइनस कैपिटल F। L1 का मान है 20, L2 का मान 30, L1 का मान 20, स्मॉल f 20, n/2 30, n/2 30, कैपिटल F 13। 20 प्लस 30 में 20 घटाएंगे 10, 30 में 13 घटाएंगे 17, 30 हासिल देंगे 10, 10 में से 3 गेंद 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1 17, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। यमी बराबर 20 प्लस 17/2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 20 8 28.5, 28.5। तो ये आपका माध्यिका हो गया 28.5। सवाल को नोट करेंगे आप सब।
देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, जिनमें आपको युग्म दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7। हमें दो समीकरण युग्म दिया है, हमें इन दोनों समीकरण युग्म को हल करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब तक हम सब लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पैटर्न पर हैं, हम लगातार उन्हें करा रहे हैं। तो आप उसी के आधार पर इन प्रश्नों को आप देखेंगे। 3x - 5y माइनस को उस तरफ करेंगे प्लस, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। 9x ये प्लस इधर आएगा तो -2y, उस तरफ बचेगा 7, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। समीकरण एक और अगर दो को आप गौर करें तो समीकरण एक और दो में से यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 9x है। अगर हम समीकरण एक में 3 का गुणा कर दें, समीकरण एक में 3 का गुणा कर दूं तो 3 त्रिका 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट सकता है। 3 का गुणा करके समीकरण 2 में अगर मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण एक में 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15, 3 चौके 12। समीकरण एक में दोनों पक्षों में 3 से गुणा हो गया। समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 9x से 9x कट गया, 15 में से 2 घटा देंगे -13y, 12 में 7 घटाएंगे 5, तो y बराबर 5 बटे में -13, तो y का मान आ गया 5 बटे 13 माइनस में, तो ये आपका y का मान आ गया। समीकरण एक में, चाहे तो समीकरण एक में रख दो, चाहे तो 2 में, कहीं भी रखिए आप। समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर 3x - 5y, y का मान क्या है, 5 बटे -13 बराबर 4 है। माइनस माइनस प्लस, 5 पचम 25, 25 बटे 13 बराबर 4। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, 25 बटे 13 बटे 1, 3 और 1 का एलसीएम 13, 1 से भाग करेंगे 13 बार, 13 चौके 52, 13 से कट गया 25, हासिल देंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 4 से 2 घटाएंगे 2 बटे 13, 3 9 27, तो x का मान आ गया 9 बटे 13। आप अच्छे से सवाल को समझ के देखिएगा, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा या जो प्रॉब्लम होगी आप हमें बता दीजिएगा। अब हम आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर 2025 में अनिवार्य हम आपको कराते रहेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से अच्छे से देखिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।